तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है LIC विद निखिल में। और आज की वीडियो में मैं आपको 21 बातें बताऊंगा जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय पता होनी चाहिए। क्योंकि जो LIC आप लेते हैं, यानी कि जीवन बीमा अगर आप लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें देखनी नहीं होती, बस मेच्योरिटी, रिस्क कवर और दो तीन चीज़ें देखनी होती है। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन इसमें लोग क्या देखते हैं, कितने लाख का बीमा है और क्या क्या कवर है, मोटा मोटा देख लेते हैं बस। उससे ज़्यादा वो लोग देखते ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा जो आपको देखनी चाहिए। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज आप पेन पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और एक कोई नोटबुक ले लीजिए, उसमें 21 बातें लिख लीजिए। और आगे उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, ताकि अगर आप एजेंट से पूछे वो बातें, तो उस बात का आंसर लिखने के लिए वहां पर जगह बच जाए। ठीक है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज होती है, बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, और जिसे हमें बहुत ही सोच समझ कर लेना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो 21 बातें। तो सबसे पहले तो आपको अपना प्लान नेम जान लेना है। जो भी एजेंट आप जिस भी प्लान के बारे में जानेंगे, तो उसका प्लान नेम आपको जानना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए आपने एक एजेंट से प्लान ले लिया, मतलब अगर आपने एक एजेंट से प्लान समझा और फिर आप दूसरे एजेंट से बताते हैं कि मैंने ये प्लान समझा है, तो वो आपको प्रीमियम बताता है ज्यादा, तो आप कहेंगे मेरे पहले वाले एजेंट ने तो प्लान का प्रीमियम कम बताया था, आप ज्यादा बता रहे हो। तो वो आपसे एजेंट सीधा यही पूछेगा कि प्लान का नाम बताओ। कंपनी का नाम तो आप बता देंगे कि मैक्स बूपा में लिया था या फिर स्टार हेल्थ में लिया था, लेकिन आप प्लान का नाम नहीं बता पाओगे। तो प्लान का नाम बताने से सामने वाले एजेंट को हेल्प मिल जाती है, और वो कंपेयर कर पाता है जो प्लान वो आपको बता रहा है उससे, और जो प्लान आपको पहले वाले एजेंट ने बताया वो। तो दोनों प्लान को बताने में और कंपेरिजन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे नीवा बूपा लिखा है, ये मैक्स बूपा है, मैक्स बूपा का नाम अब नीवा बूपा हो गया है, और इसका प्लान है रियाश्योर। ये रियाश्योर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है। उसके बाद दूसरा है केयर हेल्थ। केयर हेल्थ का पहले जो नाम था वो था रैली गेयर, और इसका भी नाम अब केयर हेल्थ हो गया है। तो दोनों ही कंपनियों ने अपना नाम बदल लिया है। और जो केयर हेल्थ का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है, उसका भी नाम केयर हेल्थ ही है, मतलब जो कंपनी का नाम है वही प्लान का नाम है। उसके बाद जो सेकंड चीज आपको सबसे ज्यादा पूछनी है, वो है एम्बुलेंस चार्ज। मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन है और आपको एम्बुलेंस चाहिए, ठीक है? तो एम्बुलेंस का पैसा कहीं आपको ना देना पड़ जाए, इसीलिए आपको एम्बुलेंस चार्ज पूछ लेना है कि इस प्लान में एम्बुलेंस चार्ज है कि नहीं। अगर है तो कितने रुपए तक का है और कंपनी कितनी बार देगी। मान लीजिए एम्बुलेंस ने लिए 3,000 रुपए, लेकिन कंपनी देती है 2,000 रुपए तक, तो आपका 1,000 रुपए तो अपने जेब से देना पड़ेगा। और मान लीजिए कंपनी ये कहती है कि भाई मैं तो साल में 2 ही बार एम्बुलेंस के चार्ज दूंगी, अगर आप 4 बार एम्बुलेंस बुलाते हो तो बाकी 2 बार आपको देने पड़ेंगे। तो वो भी आपको पूछ लेना है कि कितनी बार मिलेगा और कितने रुपए तक का मिलेगा। उसके बाद वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड यानी कि मतलब कुछ बीमारियां या फिर बड़ी बीमारी आप कह लीजिए, तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है कि इतने साल बाद आप इसका इलाज करवा सकते हैं। तो ज्यादातर पॉलिसी में 2 साल का होता है वेटिंग पीरियड। लेकिन इसका जो एक्सीडेंटल होता है वो तो पहले दिन से कवर होता है। मान लीजिए अगर आपने आज पॉलिसी ली और 2 दिन बाद एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो तो पहले दिन से कवर है, उसके तो आपको पहले दिन से ही पैसे मिल जाएंगे। जो भी पैसा खर्चा आएगा वो कंपनी देगी हॉस्पिटल वालों को। ठीक है? लेकिन जो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पहले से चली हुई आ रही होती है, या कुछ बड़ी बीमारियां होती है, तो उसके लिए 2 साल का जो उसमें वेटिंग पीरियड माना जाता है। और अगर मान लीजिए पॉलिसी लेने के 2 महीने बाद ही अगर आपको टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया या डेंगू या कुछ ऐसी चीज हो जाती है, बुखार या जॉन्डिस जिसे हम पीलिया बोलते हैं, तो उसका भी आपको कवर मिलेगा। क्योंकि ये चीजें जो है अचानक से होती है, ये कोई पहले से चलती हुई नहीं हो रही होती। अब जॉन्डिस का कोई ऐसा तो है नहीं कि जो पीलिया 3-4 साल से चल रहा है किसी के, तो ये तो अचानक से हो जाता है और जल्दी सही भी हो जाता है। तो इसका आपको पूरा पूरा कवर मिलेगा। लेकिन जैसे जो वेटिंग पीरियड होता है ज्यादातर 2 साल का होता है बीमारियों में, वो आपका आपका एजेंट बता देगा कौन कौन सी बीमारी में कितने साल का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद डे केयर। डे केयर का मतलब होता है सेम डे डिस्चार्ज। ऐसे कुछ कुछ बीमारियां होती है या कुछ कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसमें सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे कि पाइल्स, यानी कि जिसे हम हिंदी में बवासीर बोलते हैं। तो उसके ऑपरेशन में क्या होता है, डॉक्टर कुछ कुछ हॉस्पिटलों में सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं, एक ही दिन के अंदर, एक एक 2 घंटे में ऑपरेशन करा और फिर शाम को छुट्टी दे दी। तो ये वाली चीज जो कवर है कि नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी क्या करती है, वो ये कहती है कि नहीं भाई आप तो एडमिट हुए ही नहीं, 2-4 घंटे में हॉस्पिटल से वापस आ गए, हम आपको क्या पैसे दें। तो ये वाली चीज आपको एजेंट से पता कर लेनी है। और कौन कौन सी बीमारी है उसमें कवर है और कौन कौन सी नहीं है वो भी पता करना है, और कितने रुपए तक का है। मान लीजिए आपका खर्चा हुआ 3 लाख रुपए, मान लीजिए किसी ऑपरेशन में आपका 3 लाख खर्चा हुआ, कंपनी कहती है नहीं डे केयर में हम 2 ही लाख का खर्चा देंगे, तो 1 लाख आपके जेब से गए। इसलिए आपको ये पता कर लेना है कि जितने रुपए की आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने रुपए तक का ही कवर होना चाहिए, और सारी बीमारियों पर होना चाहिए। उसके बाद पांचवी चीज है सब लिमिट। सब लिमिट का मतलब है कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है, बड़ी बीमारियां, जिन पर डिजीज पर, जिन बीमारियों पर लिमिट लगा देती है। जैसे मान लीजिए कैंसर है। कैंसर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर 14 लाख का आपने लिया बीमा, 20 लाख का, 20 लाख रुपए का आपने बीमा लिया, यानी कि इंश्योरेंस 20 लाख का लिया, और कैंसर में 15 लाख का खर्चा है।
तो कंपनी क्या कहती है कि कैंसर तो भैया बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें तो खर्चा ही खर्चा होता है, तो हम अपना नुकसान नहीं झेल सकते, तो हम इसमें केवल आपको 10 लाख रुपए तक का ही खर्चा देंगे। तो ये चीज़ आपको पता कर लेनी है कि बड़ी बीमारियां हैं तो उन पर कोई लिमिट तो नहीं है। यानी कि अगर आपने 20 लाख का बीमा लिया तो 20 लाख रुपए तक ही आपको मिलने चाहिए, उससे कम नहीं मिलने चाहिए इन बीमारियों पर। और अगर सब लिमिट है तो कौन कौन सी बीमारियों पर है और कितने कितने रुपए तक की है, ये आपको पता कर लेनी है और ये कॉपी में लिख लेनी है। उसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये काफी लोगों को पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एडमिट होते हो तो उससे कितने दिन पहले तक के खर्चे, और जब आप डिस्चार्ज होते हो एडमिट होने के बाद उसके कितने दिन बाद तक के खर्चे कंपनी देगी। जैसे कि रियश्योर, जैसे मैंने आपको बताया नीवा भूपा का, उसमें 2 महीने पहले तक के खर्चे, 2 या 3 महीने पहले तक के खर्चे मिलते हैं और बाद के 6 महीने बाद तक के खर्चे मिलते हैं। तो इतना ज्यादा खर्चा कंपनी देती है 6 6 महीने बाद तक का। और कौन से खर्चे होते हैं, वो दवाइयों के खर्चे होते हैं और डॉक्टर की ओपीडी के खर्चे। तो वो आपको पता कर लेना है कि कितने कितने दिन के तो खर्चे कंपनी देगी और उसमें क्या क्या चीज देगी, केवल दवाइयों के ही खर्चे देगी या फिर ओपीडी के भी खर्चे देगी। क्योंकि ओपीडी में तो आपको दिखाने जाना पड़ेगा, आप डिस्चार्ज होकर आ गए ऑपरेशन से तो बाद में भी तो आपको दिखाने जाना पड़ेगा ना कुछ दिन बाद ओपीडी के लिए, और ओपीडी में डॉक्टर की लगती है फीस, तो उसके भी पैसे आपको मिलने चाहिए। उसके बाद रूम रेंट कैपिंग, इसमें क्या होता है कि कंपनी कह देती है कि भैया हम तो आपको रूम के रेंट के 4,000 रुपए देंगे, अब अगर आप 7,000 या 8,000 वाले रूम में रह रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, बाकी पैसे आप अपनी मर्जी से देना, हम तो आपको रूम के लिए केवल 4,000 रुपए देंगे। और मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे नॉर्मल वार्ड जिसे हम जनरल वार्ड बोलते हैं वो भरे हुए हैं सारे, तो अब आपको प्राइवेट रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि जनरल वार्ड तो भरे हुए हैं, और प्राइवेट रूम का किराया एक दिन का 10,000 रुपये हॉस्पिटल में, और इंश्योरेंस कंपनी कहती है नहीं भाई हम 4,000 रुपये देंगे, तो बाकी 6,000 आप अपनी जेब से थोड़ी ना दोगे। तो ये वाली चीज इंश्योरेंस जो आप ले रहे हो प्लान, उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर है मतलब आप पूछ लीजिएगा है तो नहीं, और है तो कितने रुपए तक का कंपनी खर्चा देगी। उसके बाद को पेमेंट, ये बहुत ही छोटी सी चीज है। जैसे मान लीजिए आजकल कुछ कुछ, आजकल तो नहीं होता, पहले होता था, कुछ कंपनी क्या करती थी, अगर आपका 2 लाख का बिल बना तो 2 लाख का 10% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा या 5% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो ये होती थी को पेमेंट। आजकल ये को पेमेंट होती नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक बार पता कर लेनी है। उसके बाद फ्री हेल्थ चेकअप, तो आजकल कंपनी क्या कर रही है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में फ्री हेल्थ चेकअप का ऑप्शन दे रही है, यानी कि आप साल में 10,000 रुपए या 5,000 रुपए इस तरीके का फ्री हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में 3 जने हैं तो तीनों मिला के 5,000 रुपए तक का खर्चा करवा सकते हैं। अब 5,000 चाहे एक ही के खर्चे में लग जाए, एक ही के हेल्थ चेकअप में, चाहे 5,000 वो तीनों के हेल्थ चेकअप में लग जाए, ऐसा नहीं है कि 5 5 5 15,000 मिलेंगे, टोटल ही 5,000 ही मिलेंगे, और उसी में तीनों का हेल्थ चेकअप करवाना है। तो वो पूछना है आपकी पॉलिसी में है कि नहीं है, और है तो कौन कौन से हेल्थ चेकअप उसमें इंक्लूड है, जैसे कि नॉर्मल हेल्थ चेकअप है या कुछ कुछ बड़ी बीमारियां भी हैं, अल्ट्रासाउंड एक्सरा, ये सब चीजें हैं उसमें नहीं है, और कौन कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है, और कितने मेंबर उसमें चेकअप करवा सकते हैं। उसके बाद मैटरनिटी कवर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मतलब आपकी एज कम है तो, यानी कि अगर आप न्यू कपल है या फिर कुछ भी है, तो मैटरनिटी कवर में आपको पता है कि प्रेगनेंसी में पैसा मिलना जरूरी होता है, तो उसमें पूछ लेना आपको अपने एजेंट से कि भाई मैटरनिटी कवर है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। उसके बाद कितने रुपए का मैटरनिटी कवर है, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी में कोई बच्चा अगर बॉर्न होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, उसमें 1 लाख का खर्चा आया, तो कंपनी कितने रुपए तक का खर्चा आपको देगी, 50,000 देगी, 80,000 देगी, या पूरे 1 लाख देगी, तो ये आपको पता कर लेना है। उसके बाद कितने साल बाद मैटरनिटी कवर है, जैसे कि अगर आपने आज पॉलिसी ली और मान लीजिए 1 साल बाद आपके बेबी होने वाला है, तो कंपनी भैया ये कहती है कि भाई 3 साल बाद ही मैटरनिटी कवर मिलेगा, यानी कि अगर आप 3 साल बाद बेबी करते हो तो 3 साल बाद ही हम आपको पैसा देंगे, अगर आपने 1 साल बाद करा तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको पूछ लेनी है कि कितने साल बाद मैटरनिटी कवर है। उसके बाद कितनी बार है मैटरनिटी कवर, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है कि भैया आपने पॉलिसी तो ले ली जिंदगी भर के लिए, हर साल आपको रिन्यू भी करानी है, लेकिन मैटरनिटी कवर हम आपको एक बार ही देंगे, कुछ कुछ कंपनी 2 बार कहती है, तो ये आपको पता कर लेना कि कितनी बार तो देगी। उसके बाद इनमें वेटिंग टाइम कितना है मैटरनिटी कवर में बीच में, अब मान लीजिए कंपनी ने ये कह दिया कि 3 साल बाद हम आपको मैटरनिटी के पैसे देंगे, तो 3 साल बाद ही आप बेबी करिए। अब मान लीजिए 2 साल बाद आपने फिर बेबी करा, 5वें साल, तो कंपनी कहेगी भाई 2 साल बाद आपने कर लिया, तो ये चीज आपको पूछनी है कि दूसरा जो हम मैटरनिटी हो वो कितने साल बाद हो जो हमें पैसा मिल रहा है। तो बीच का जो पीरियड है 3 साल का गैप होना चाहिए, 4 साल का होना चाहिए, 5 साल बाद मिलेगा, कितने साल बाद मैटरनिटी का कवर मिलेगा, ये आपको पूछने नहीं है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत पूछिए, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछने में कोई पैसे लगते नहीं है। उसके बाद नो क्लेम बोनस, ये पूछ लेना आपको नो क्लेम बोनस है कि नहीं है तो कितने रुपए का और कितनी बार है। इसमें क्या होता है नो क्लेम बोनस में, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का बीमा लिया,
अब 5 लाख का बीमा आपने लिया, इस साल आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, आप एडमिट हुए नहीं तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं, आपने प्रीमियम रिन्यू करा लिया और कोई आपका खर्चा हुआ नहीं, कंपनी से आपने 1 रुपया भी लिया नहीं, आपको हॉस्पिटल आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कंपनी आपको बेनिफिट देती है कि चलो आपने हमारा फायदा कराया है तो हम आपका फायदा कराते हैं, तो 50% से या 25% से आपका जो बीमा बढ़ा देंगे अगले साल के लिए। तो 5 लाख का आपका बीमा था, तो 5 लाख रुपए में 50% से बढ़ा देंगे, हो जाएगा 7.5 लाख का अगले साल। तो अगर अगले साल आप एडमिट होते हो तो 7.5 लाख रुपए तक आप इलाज करवा सकते हो, फिर उसके अगले साल वो वापस से 5 लाख का हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको ये पूछ लेना आपके एजेंट से कि वो 5 लाख का चलता रहेगा जिंदगी भर या फिर बढ़ता रहेगा, या कितनी बार बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, ये चीज आपको पूछ लेनी है। उसके बाद ओपीडी कवर, ओपीडी कवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आपके पूछ लेनी है कि आपकी पॉलिसी में ओपीडी कवर है कि नहीं है, और है तो कितने रुपए का है। कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर की फीस है 1500 रुपए, लेकिन ओपीडी कवर में क्या होता है, कुछ कुछ कंपनीज कहती है कि हम डॉक्टर की फीस केवल 800 रुपए तक ही देंगे या 1000 रुपए तक ही देंगे, बाकी आपको अपने पास से देना पड़ेगा। तो ये पूछ लेना है कि नहीं है, और है तो कितने रुपए का है और कितनी इसमें लिमिट है। उसके बाद कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल में आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ग्लव्स होते हैं। आजकल क्या करते हैं कि पॉलिसी में जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए का खर्चा आया हॉस्पिटल में, अब कंपनी कहती है कि इसमें से भैया 5000 रुपए तो इसके लगे हुए हैं, ग्लव्स के, पीपी किट के, सैनिटाइजर के और मास्क के, 5000 हम नहीं देंगे, 5000 आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो आप इसको अपने प्लान में ऐड करवा सकते हैं, जैसे एलआईसी में राइडर ऐड करवाते हैं ना हम, एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा प्रीमियम देके, इसको हम ऐड करवा सकते हैं। तो वो आप ऐड करवा लीजिएगा, और हो सकता है आपकी पॉलिसी में पहले से भी हो ये चीज, तो ये आपको अपने एजेंट से पूछ लेनी है। क्योंकि अभी हमारे एक रिलेटिव एडमिट हुए थे, तो उनसे उनका बना था 1.5 लाख का बिल, तो उनसे 3000 रुपए केवल इसी चीज के लिए थे, ग्लव्स के नाम के, पीपी किट के नाम के, और ये मास्क, सैनिटाइजर, उनको नहाने के लिए कंगा भी दिया, नहाने के लिए साबुन दिया था, कंगा दिया था, तेल दिया था, टूथपेस्ट दिया था। तो इन सब चीजों के ये 50-50, 40-40, 30-30 रुपए की चीजों के लिए इन्होंने 3000 रुपए ले लिए। तो आप अगर इस बेनिफिट को अपने पॉलिसी में ऐड करवाएंगे तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ इसे कंज्यूमेबल बोलते हैं, किसी पॉलिसी में कुछ और नाम से होगी, किसी और पॉलिसी में कुछ और नाम से होगी, तो ये आपको पूछ लेनी है। उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में वेटिंग पीरियड कितना है, मतलब मान लीजिए अगर आपकी पहले से कोई डिजीज चलती आ रही है, जैसे कि शुगर है, कैंसर है, थायराइड है, या कोई और बड़ी बीमारी है, तो उसका आपको इलाज कराना है, तो उसमें आपको कितने साल का वेट करना पड़ेगा। कुछ कुछ पॉलिसी में नहीं भी होती है, तो आपको पूछ लेना है कि आपकी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में, है तो कितने दिन का है, और कौन कौन सी बीमारियों पर वेटिंग पीरियड है। क्या पता आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वेटिंग पीरियड हो ही ना, तो आपको लग रहा हो वेटिंग पीरियड है, तो इसलिए आपको अपनी बीमारी के लिए भी एजेंट से पूछ लेना है। उसके बाद डेली अलाउंस, डेली अलाउंस वैसे काफी सारी कंपनी देती नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां दे देती है। मैक्स बुपा यानी कि नीवा बुपा में इसका ऑप्शन है, हो सकता है और भी कंपनीज में हो। इसमें क्या होता है कि आपको आने जाने का खर्चा दिया जाता है, जैसे अगर आपका कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप आओगे जाओगे, उसका खर्चा तो होगा ना, या मरीज के आने जाने का खर्चा होगा, तो उसका खर्चा आपको कंपनी देगी। तो वो पूछ लेना आपको है कि नहीं है, कितने रुपए तक का है, और इसकी मतलब हम वेरीफाई कैसे करेगी कंपनी, इसमें क्या हम ऑटो से अगर जा रहे हैं तो क्या ऑटो वालों से हम बिल मांगेंगे कि भैया अगर आपने 150 रुपये लिए तो 150 का बिल दे दो, इंश्योरेंस कंपनी को देना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये आपको अपनी कंपनी वाले एजेंट से पूछ लेना है कि किस तरीके से कंपनी को ये बताना है। उसके बाद एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस आप समझ गए होंगे नाम से, कि जैसे कि आप सुनते होंगे कि एरोप्लेन से किडनी ट्रांसफर करी है, हार्ट ट्रांसफर हुआ है, ये सब चीजें, या पेशेंट को भी ट्रांसफर करना पड़ जाता है। तो एयर एम्बुलेंस वैसे सभी पॉलिसी में होता है, क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी केस में होता है, कोई यूज करता नहीं है इसे, इसलिए सारी कंपनीज इस एयर एम्बुलेंस वाले ऑप्शन को देती है। तो ये आपकी पॉलिसी में है कि नहीं है और कितने रुपए तक का है, ये आपको पूछ लेना है, क्योंकि ये कवर तक का होता है। अगर आपने 5 लाख का बीमा लिया तो 5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस का खर्चा कंपनी देगी। तो ये चीजें इसमें होती है। उसके बाद आईसीयू चार्ज, आईसीयू चार्ज मैंने लिखा है, वैसे लिखने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीयू तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप मरीज एडमिट हो रहा है, क्या पता आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ जाए, तो ये तो भैया खर्चा होगा ही होगा। लेकिन अभी हमारे साथ एक रिलेटिव के साथ क्या हुआ था, पहले जब वो एडमिट हुए थे तो उन्हें आईसीयू चार्ज मिल गया था, लेकिन जब वो दोबारा एडमिट हुए तो कंपनी ने कहा कि हम आईसीयू चार्ज देंगे ही नहीं, तो उन्होंने फिर लड़ झगड़ के आईसीयू चार्ज ले लिया। आप आपका हक है लड़ने का, आपका हक है झगड़ने का, क्योंकि जब पहले मिल गया तो दूसरी बार क्यों नहीं मिलेगा, और जब पॉलिसी में लिखा है, बॉन्ड में लिखा है, तो आप मना कैसे कर सकते हो, मना तो आप कर ही नहीं सकते दूसरी बार भी। तो आपको आईसीयू चार्ज का पूछ लेना है अच्छे से। वैसे आपको जो ब्रोशर मिलेगा उसमें सारी चीजें लिखी होंगी, क्या क्या कवर है, लेकिन हो सकता है आपको उनकी लैंग्वेज में समझ ना आए, तो इसलिए आपको कॉपी पेन लेकर हिंदी भाषा में अच्छे से लिख लेना है पूछ पूछ के। उसके बाद 60 साल के बाद कवर है कि नहीं, क्योंकि कुछ पॉलिसी में क्या होता है कि पॉलिसी तो कर देती है कंपनी, लेकिन ये कहती है भैया 60 साल हो गए, अब तो तुम्हारी उम्र, अब तो तुम रोज ही बीमार रहोगे, अब हम तुम्हारा जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू करेंगे नहीं। और अगर वो रिन्यू नहीं करेंगे तो आप दूसरी कंपनी में ले नहीं सकते 60 साल में, तो वैसी कंपनियां झिझकती है करने से। तो आपको ये चीज पता कर लेनी है कि भैया आपकी कंपनी में 60 साल बाद भी इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 60 साल के बाद बीमारी घेर लेती है। 60 साल क्या, 40-50 साल के बाद ही बीमारी होना शुरू हो जाती है इंसान को। उसके बाद 19वां पॉइंट है डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब होता है आपको घर पर ही एडमिट रह के इलाज करवाना पड़ता है। इसमें आपको डॉक्टर भी आ सकते हैं देखने के लिए, हो सकता है आपके साथ नर्स भी रहे आपकी रखवाली के लिए। तो ये केस जब होता है जब हॉस्पिटल में बेड्स नहीं होते हैं, या फिर आपकी ऐसी कंडीशन होती है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, आपका घर पर ही इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको पूछनी है अपने एजेंट से कि भैया ये वाली चीज़ है कि नहीं, कल को मैं बीमार पड़ गया और मेरी उठने की हालत ही नहीं है, इतनी हालत भी नहीं कि मैं हॉस्पिटल जा सकूं, कोई मेरे को ले जा सके, कि मेरी हड्डी एकदम क्रैक हो रखी है, तो उस केस में कवर कंपनी देगी नहीं देगी, और कौन कौन सी बीमारियां उसमें कवर होगी और कौन कौन सी नहीं होगी। और कोई लिमिट तो नहीं है कि मान लीजिए बीमारी तो कवर सारी है लेकिन उसमें कोई लिमिट हो, तो वो सारी चीज़ आपको पूछ लेनी है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, मैंने कई चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस फैसिलिटी का आप सभी मतलब जानते हैं कि मान लीजिए अगर आपका 3 लाख का खर्चा हुआ है हॉस्पिटल में, तो इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख हॉस्पिटल वालों को कैशलेस भेज देगी, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए आपको 3 लाख खर्चा हो गया तो आपको हॉस्पिटल वालों को 3 लाख देने पड़ते थे, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपके बैंक में 3 लाख भेजती थी। तो ये चीज़ अब खत्म हो चुकी है वैसे तो हॉस्पिटल वाले डायरेक्टली कंपनी से बात करते हैं और वो वहाँ से पैसे ले लेते हैं। तो कैशलेस ट्रांजेक्शन होती है पूरी तरीके से। ये चीज़ आपको पूछ लेनी है। उसके बाद जो लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कहो या मत कहो क्योंकि ये इतना मायने नहीं रखता पॉइंट, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ये आपको पूछनी है कि आपकी पॉलिसी में पहली बात तो पूछनी है कि नहीं है, ये पूछना आपको। उसके बाद आपको ये पता कर लेनी कि कितने रुपए तक की और कितनी बार है। इसमें क्या होता है, अगर आपका 5 लाख का प्लान है और आपका हॉस्पिटल में खर्चा हो गया 8 लाख रुपए, तो बाकी 3 लाख तो आप अपनी जेब से देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले बेनिफिट में क्या होता है कि बाकी के 3 लाख भी कंपनी देती है, और ये कितने रुपए तक देती है, कितनी बार देती है, ये आपको पूछ लेनी है। क्योंकि कुछ कंपनियां जैसे नीवा उपाय 1 करोड़ तक का देती है, समझ रहे हो आप। आपने बीमा लिया 5 लाख का, लेकिन आपको खर्चा कंपनी देगी 1 करोड़ तक का एक ही हॉस्पिटलाइजेशन में। यानी कि अगर मैं आज एडमिट हुआ हूँ और मैं 20 दिन के लिए एडमिट हो गया और 20 दिन में मेरा खर्चा हो गया 15 लाख रुपए, लेकिन मेरे पास तो बीमा 5 लाख तक का था, तो कंपनी 15 लाख आपको देगी। तो ये आपको पूछ लेना है कि कितने रुपए तक एक्स्ट्रा कंपनी मेरे को देगी, कितनी बार देगी और कब कब देगी, और देगी भी कि नहीं देगी, ये आपको पूछ लेना है। तो उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को दबा लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ गुड बाय। और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है, कुछ नया डाउट है किसी पॉलिसी के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।